तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला षष्ठी और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द करा लें। आपको बता दें 31 मार्च 2023 इसके लिए आखिरी तारीख है, यानी कि अगर आने वाले 4 से 5 दिनों में आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाते हैं तो आपके 10 ऐसे जरूरी काम हो सकते हैं जो कि रुक जाएंगे। पहला काम यह है कि आप वाहन नहीं खरीद सकेंगे और जो गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। वहीं दूसरा काम ये बताया गया है कि 50,000 रूपए से नीचे टाइम डिपॉजिट खाते और बेसिक बचत बैंक खाते के अलावा आप कोई और खाता नहीं खुलवा सकेंगे। इसके अलावा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए यानी कि ATM कार्ड के लिए और डीमेट अकाउंट के लिए आपको आवेदन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं 50,000 रूपए से ज्यादा रकम का आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक ही दिन में 50,000 रूपए या इससे ज्यादा की नकदी आप जमा नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा जीवन बीमा प्रीमियम के लिए एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रूपए या इससे ज्यादा की कुल राशि के भुगतान में परेशानी होगी। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा की किसी भी अचल संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ऐसे कई और काम हैं जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न कराने की वजह से आने वाले 31 मार्च के बाद नहीं हो पाएंगे और कई ऐसे काम हैं जिनमें काफी परेशानी आएगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना काफी आसान है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी ऐसा कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा जो है incometaxindia.e-filing.go.in। यहाँ पर जाने के बाद आपको दाहिनी ओर क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना पैन वेरीफाई करना होगा और वहीं पर आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पर दोस्तों अभी भी अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इस छोटे से काम के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें। आपके सामने बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मनरेगा मजदूरों को लेकर। जानकारी के मुताबिक मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बताया गया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों की दरों में बदलाव को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बताया गया नोटिफिकेशन मनरेगा एक्ट 2005 की धारा 6(1) के तहत जारी की गई है। इसके तहत मजदूरों के वेतन में 7 रूपए से लेकर 26 रूपए तक की बढ़ोतरी हुई है। बताया गया ये नई दरें आने वाले 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी। मनरेगा मजदूरों के लिए इस बढ़ोतरी के बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा दैनिक वेतन यानी कि रोजाना का वेतन 357 रूपए हो गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो मनरेगा मजदूरों के लिए ये बढ़ोतरी रोजाना के हिसाब से की गई है, यानी कि 7 रूपए से लेकर 26 रूपए तक। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रिलायंस कंपनी द्वारा कई सामान बड़े ही सस्ते में देने को लेकर। जी हां, सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट में प्राइस वॉर छेड़ने के बाद अब रिलायंस कंपनी पर्सनल और होम केयर सेगमेंट में प्राइस वॉर छेड़ने को तैयार है। बताया गया वो इस सेगमेंट में 3 से 35% के डिस्काउंट पर कई सामान ऑफर कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलायंस की FMCG के पर्सनल और होम केयर सेगमेंट में एंट्री होने की वजह से इस सेगमेंट में भी सामान के प्राइस कम करने की होड़ शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि कम दाम के कारण रिलायंस के सामान लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। बताया गया है वैसे तो अभी रिलायंस के कई सामान सिर्फ चुनिंदा बाजारों में मिलते हैं, लेकिन कंपनी आने वाले दिनों में इसे इंडिया बेस पे लागू करेगी, यानी कि रिलायंस का जो सामान है वो देश के सभी जगहों पर मिल सकेगा। और FMCG सेगमेंट से जुड़े हुए जो भी सामान होते हैं जैसे कि तेल, साबुन, क्रीम, सर्फ, इसके अलावा भी कई और चीजें, ये सभी सामान बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकाबले रिलायंस कंपनी 30 से 35% सस्ता देगी। जैसे कि रिलायंस का एक साबुन है ग्लिमर ब्यूटी, इसके अलावा एक और साबुन है गेट रियल नेचुरल, इसके अलावा भी कई और साबुन है जिनके कई फ्लेवर है और इनकी कीमत केवल 25 रूपए रखी गई है। पर ठीक इसी मात्रा का लक्स साबुन 35 रूपए में मिलता है, वहीं डेटॉल 40 रूपए में मिलता है और संतूर 34 रूपए में मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में रिलायंस कंपनी जियो की तरह कई और सामान में प्राइस को इतना कम कर देगी कि दूसरी कंपनियां भी अपने प्राइस को कम करने पे मजबूर हो जाएंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को लेकर। जानकारी के मुताबिक भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने बीते रविवार को वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में अपनी जान ले ली है। उनका शव होटल के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बताया गया आकांक्षा ने अपनी जान क्यों ली है फिलहाल वजहों का पता नहीं चल पाया है। बताया गया आकांक्षा भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के परसीरपुर गांव की रहने वाली थी और वह हाल ही में बीते शुक्रवार की रात शूटिंग के बाद होटल में गई थी और सुबह उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला। बताया गया अभी हाल ही में बीते रविवार सुबह उनके मेकअप मैन ने आकांक्षा दुबे को फोन किया। फोन न उठाने पर मेकअप मैन होटल पहुंचा। वहां आकांक्षा के कमरे का दरवाजा बंद था। होटल के कर्मियों ने मेकअप मैन को बताया कि आकांक्षा ने सुबह से नाश्ते के लिए ऑर्डर नहीं किया है। इसके बाद होटल के कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया
जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और फिर इस पूरी बात का खुलासा हुआ कि आकांक्षा ने अपनी जान खुद ही ले ली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आरबीआई के रेपो रेट को लेकर। जानकारी के मुताबिक खुदरा महंगाई के 6% के संतोषजनक स्तर के ऊपर बने रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के बीच भारतीय रिजर्व बैंक भी अगली मॉनेटरी रिव्यू में रेपो रेट में 0.25% की एक और वृद्धि का फैसला कर सकता है। आपको बता दें ये बैठक आने वाले 3 अप्रैल को शुरू होने वाली है, जो कि 3 दिन तक चलेगी। यानी कि ये आरबीआई की बैठक 3 दिन तक चलेगी 6 अप्रैल तक, और इस बैठक में रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अक्सर ये देखा जाता है कि रेपो रेट के बढ़ने की वजह से बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाता है, यानी कि लोन की जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से लोन की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। हालांकि ब्याज दरें कितनी बढ़ेंगी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अंदाजा जरूर है कि ब्याज दरें जरूर बढ़ेंगी। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा जल्दी एंगेजमेंट कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनका परिवार भी एक दूसरे को पसंद करता है। आपको बता दें राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को अभी हाल ही में मुंबई के एक रेस्टोरेंट में देखा गया था। दोनों ने साथ में लंच और डिनर किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभी दोनों के फैमिली मेंबर्स अपने अपने काम में बिजी हैं, इसीलिए तारीख के अनाउंसमेंट में समय लग रहा है। हालांकि वो इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। बताया गया आने वाले दिनों में जल्दी एंगेजमेंट की तारीख ऑफिशियल तौर पर बताई जाएगी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों इंग्लैंड में पढ़ते थे। वहीं पे दोनों की मुलाकात हुई थी और वहीं पे नजदीकियां बढ़ी, तो इसी कड़ी में अब दोनों आने वाले दिनों में शादी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने बीते रविवार को देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन जैसे बड़े नेता सुबह सुबह राजघाट पहुँचे। हालांकि तभी पुलिस ने यहाँ पर धारा 144 लगा दी, लेकिन नेता और कार्यकर्ता इसके बावजूद भी वहाँ पहुँचे। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने बीते रविवार को ट्विटर पे अपना बायो बदल दिया। उन्होंने अब खुद को डिस्क्वालीफाइड सांसद लिखा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि आज तक हम चुप रहे, आप हमारे परिवार का अपमान करते गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक आम आदमी का कितना अपमान करोगे, मुझ पर केस लगा दो। लेकिन सच ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। हालांकि बाद में इस पूरे मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी वाली राजनीतिक लड़ाई चल रही है। वैसे तो छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन अभी फिलहाल ये लड़ाई काफी गहरी हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 2 फ्लाइट के आपस में टकराने को लेकर। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के विमान नेपाल में टकराने से बाल बाल बच गए। बताया गया ये घटना अभी हाल ही में बीते शुक्रवार की है। जानकारी के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लापरवाही के कारण दोनों विमान हवा में बहुत ही नजदीक आ गए थे। तभी विमान के वार्निंग सिस्टम ने दोनों पायलट्स को इसका अलर्ट दिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया गया नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी कि CAN ने अभी हाल ही में बीते रविवार को लापरवाही बरतने के आरोप में 3 कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगर विमान की वार्निंग सिस्टम पायलट्स को अलर्ट न देते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आप सोच सकते हैं अगर 2 बड़े प्लेन आपस में टकरा जाते तो कितने लोगों की जान जाती और कितनी बड़ी तबाही होती। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गैंगस्टर अतीक अहमद को लेकर। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस अहमदाबाद की साबरमती जेल से अभी हाल ही में बीते रविवार शाम 5:44 पर बाहर लेकर आई। यूपी STF ने उसे वैन में बैठाया और 5:45 पर यूपी के प्रयागराज के लिए रवाना हो गयी। बताया गया 2 वैन में करीब 30 हथियारबंद जवान मौजूद है। इसी बीच जेल से बाहर आने के बाद अतीक अहमद ने मीडिया से कहा कि ये जान लेना चाहते हैं। बताया गया जेल में आखिरी समय तक अतीक अहमद को पता नहीं था कि उसे यूपी ले जाने के लिए STF आई है। जब जेल में उसका मेडिकल हुआ तब उसे इसकी जानकारी मिली। बताया गया अतीक अहमद को प्रयागराज के MP MLA स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। वहीं प्रयागराज लाने के दौरान अतीक अहमद STF की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। इस सफर को पूरा करने में 22 से 24 घंटे का समय लगेगा। यानी कि आज सोमवार को लगभग 5 बजे के करीब अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुँच सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोना यानी कि गोल्ड को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, सोना 31,000 से 60,000 पे पहुंच गया है। यानी कि सोने ने बीते 5 सालों में ही लोगों का पैसा डबल कर दिया है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे सोना यानी कि गोल्ड निवेश के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही सेफ माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर में कई चीजों के दाम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सोने का दाम बहुत ही कम आगे पीछे होता है। अगर ये पीछे होता भी है तो कुछ ही दिनों में फिर से आगे चला जाता है। इसी कड़ी में भास्कर की ओर से बताया गया है कि आप सोने में यानी कि गोल्ड में 4 तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका है सोने में निवेश करने का कि आप गोल्ड के ETF खरीदे
खरीदें, या दूसरा तरीका है कि आप पेमेंट ऐप के जरिए यानी कि पेटीएम वगैरह के जरिए गोल्ड खरीदें। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पेटीएम ऐप भी और फोन पे ऐप भी सोना यानी कि गोल्ड में निवेश करने का मौका देती है। वहीं तीसरा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, जो कि सरकार की ओर से समय समय पर शुरू की जाती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत बाजार के मुकाबले सोना 50 रुपए सस्ता दिया जाता है प्रति ग्राम के हिसाब से। वहीं चौथा तरीका है सोने में निवेश करने का, जो बड़ा ही पुराना है और अभी भी चलता है, वो है फिजिकल गोल्ड। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान खान को लेकर। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा करने की धमकी देने वाले युवक को आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस आरोपी ने अभी हाल ही में बीते 23 मार्च को ईमेल के जरिए सलमान खान को धमकी दी थी और कहा था कि सलमान खान का हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा, यानी कि सलमान खान को भी मार दिया जाएगा। पर अब धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम धाकर राम है और वो 21 साल का है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में अभी हाल ही में बीते शनिवार को कोरोना के 1890 नए मरीज सामने आए। आपको बता दें, ये संख्या पिछले 149 दिनों में यानी कि बीते 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों इसका आसान सा मतलब ये है कि बीते 5 महीनों में अभी तक केवल एक दिन में कोरोना वायरस के इतने ज्यादा नए मरीज नहीं मिले थे। पर दोस्तों अब एक बार फिर से कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे रोजाना के मुख्य समाचार देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि सभी राज्यों में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जाए और जो कोरोना के मामले हैं इन पर अब खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि कोरोना के मामले फिर से पहले की तरह बढ़ने लगे हैं। आइए दोस्तों आपको लगे हाथों इसी कड़ी में बताते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में कितने कोरोना के नए मरीज मिले, कितने लोगों की जान गई और कितने लोग ठीक हुए। सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1890 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। हालांकि इस दौरान 1051 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। हालांकि वहीं से बीच 7 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की, तो अब अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 9433 हो गई है। यानी कि अब अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो गए हैं जिनका भी इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड में बिजली गिरने को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अभी हाल ही में बीते शनिवार रात को बिजली गिरने से भेड़ बकरियों की जान चली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भटवाड़ी ब्लॉक के बारसू गाँव के 3 लोग अपने 1000 से ज्यादा भेड़ बकरियों को ऋषिकेश के उत्तरकाशी में लेकर जा रहे थे। तभी आसमानी बिजली गिरने की वजह से 350 से ज्यादा भेड़ और बकरियों की जान चली गई है। आइए दोस्तों आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कि आज 27 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 27 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हिमपात की भी संभावना है। वहीं इसी बीच पूर्व उत्तर भारत, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पश्चिमी हिमालय, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना में भी हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार समेत इसके आसपास के राज्य भी आते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 99वें एपिसोड को अभी हाल ही में बीते रविवार को संबोधित किया। इस एपिसोड में उन्होंने 2 ऐसे परिवारों से बात की जिनके किसी सदस्य की जान जाने के बाद उसके अंग दान किए गए। इसमें से एक परिवार पंजाब का था जिसकी 39 दिन की बच्ची देश की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बनी है। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात की इस एपिसोड में नारी शक्ति, क्लीन एनर्जी, साथ ही में कोरोना से सावधानी और अगले महीने होने जा रहे 100 राष्ट्र तमिल संगम की बात की। आपको बता दें, पीएम मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर लोगों की राय भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि लोगों के विचार ही आने वाले 30 अप्रैल को जो 100वां एपिसोड आएगा मन की बात कार्यक्रम का, वो उसे खास बनाएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आप पीएम मोदी को सीधे अपनी राय भेज सकते हैं। वहीं जो पीएम मोदी ने एक और खास बात की है वो है कोरोना को लेकर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अभी हाल ही में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी बीच अब पीएम मोदी ने भी देश के लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को लेकर। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्तावित शेड्यूल फाइनल हो गया है। यह ट्रेन भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 1 अप्रैल को भोपाल में इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर पश्चिम मध्य रेल जोन व भोपाल मंडल के अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। बताया गया इस ट्रेन का किराया शताब्दी एक्सप्रेस के मुकाबले 10% ज्यादा हो सकता है। हालांकि किराए की औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, यानी कि ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना पता जरूर चल गया है कि मध्य प्रदेश से दिल्ली के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वर्ल्ड फेमस बॉक्सर निखत जरीन को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत की स्टार बॉक्सर निखत जरीन ने दिल्ली में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें वो ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई है। उनसे पहले ये कारनामा मैरी कॉम कर चुकी है। वहीं निखत के बाद टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने भी गोल्ड मेडल जीता। आपको बता दें ये इस चैंपियनशिप में भारत का चौथा गोल्ड मेडल है। वहीं
दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है WPL की फाइनल विनर को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुंबई इंडियंस ने पहली विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL का खिताब जीत लिया है। ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 131 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19 ओवर 3 बॉल में इस टारगेट को हासिल कर लिया और पहला WPL यानी कि महिलाओं का IPL अपने नाम कर लिया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जैकलिन फर्नांडिस और सोनू सूद को लेकर। जानकारी के मुताबिक फिल्म स्टार सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस अभी हाल ही में अमृतसर पहुंचे। बताया गया दोनों जल्दी अपनी फिल्म फतेह की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग से पहले उन्होंने अपने पूरे क्रू के साथ गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। सोनू सूद ने कहा कि वो बचपन से अपने परिवार के साथ माथा टेकने यहाँ आते रहे हैं, लेकिन अब वो अपने फिल्म के परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों आपको बता दें फतेह नाम की फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो पंजाब पर ही आधारित है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के बीच अभी हाल ही में बीते शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा है वो बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेंगे। पश्चिमी देशों के साथ बढ़े तनाव के बीच पुतिन ने नाटो को यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने को लेकर वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा है कि मेरा ये फैसला न्यूक्लियर ट्रीटी का उल्लंघन नहीं करता है। अमेरिका ने भी कई देशों में अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखे हैं और अब हम भी ऐसा ही करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर और खास करके पाकिस्तान से इमरान खान को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर एक बड़ी रैली की। इस दौरान इमरान के हजारों समर्थक जमा हुए। इमरान खान ने पूरी रैली को एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से संबोधित किया। उन्होंने कहा चुनाव में बराबर मौके का मतलब इमरान खान के हाथ बांधना नहीं है। हमारी पार्टी पे करीब 150 केस लगा दिए गए हैं। साथ ही इमरान खान ने कहा शहबाज सरकार खुद मुजरिमों से भरी हुई है, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझ पर 40 आतंकवाद के केस लगा दिए हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी पाकिस्तान में इमरान खान और जो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ है उसके बीच कड़ी टक्कर चल रही है। अभी हाल ही में पाकिस्तान की पुलिस कोर्ट के आदेश पर इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन इमरान खान के चाहने वाले यानी कि समर्थक इतने ज्यादा है कि उनकी गिरफ्तारी हो ही नहीं पाई। अब इसी कड़ी में हजारों लोग परमिशन न होने के बावजूद एक बड़ी रैली में जुटे, जिसको पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान ने संबोधित किया। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।